दोस्तों, इस साल 31 जुलाई से पहले आप लोग जो आईटीआर को फाइल करोगे, चाहे 44 एडी में हो, एडीए में हो, नॉर्मल सैलरी की आईटीआर है, ऑडिट का केस क्यों ना हो, इस बार सभी इनकम टैक्स रिटर्न की वेरिफिकेशन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगी। और जो बाढ़ आने वाली है इनकम टैक्स नोटिस की, वो इस एआई की वजह से आने वाली है। किन बातों का हमें ध्यान रखना है? प्रोफेशनल जो एडवोकेट है, सीए हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर, जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, एसएससी को क्या ध्यान रखना है और कैसे ये एआई काम करेगा आपकी आईटीआर पे, आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ध्यान रखना है हमें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करता हूँ। एआई बेस आईटीआर की सिक्योरिटी यानी कि वेरिफिकेशन कैसे होगी। दोस्तों, अभी तक क्या होता, पहले बता दूं अभी तक क्या होता। आप जब आईटीआर फाइल करते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी साल की, वो आपकी 26A से वेरीफाई करता है जो सीपीसी बेंगलोर है, और आपको इंटीमेशन देता है 143(1) की। कई लोग यहाँ से मेरे सहमत नहीं होंगे, वो कहेंगे टीआईएस वगैरह भी करता, काफी चीज करता, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 26A से वेरीफाई करता है। क्या चीज? जैसे 194J में टीडीएस कटा हुआ है और आपने उसको कॉन्ट्रैक्टर की रिसिप्ट दिखा दी है, तो वो वेरीफाई करेगा, कहेगा आपकी प्रोफेशनल इनकम थी, आपने दिखा रखा कॉन्ट्रैक्टर, इंटीमेशन आपको डिफेक्ट आ जाएगी। आपकी इनकम थी 26 लाख रुपए की 26 में, और आपने दिखा दी 22 लाख रुपए की आईटीआर के अंदर, तब आपको इंटीमेशन दे देगा डिफेक्ट की कि आपने 26 के अंदर ग्रॉस रिसिप्ट ज्यादा है और आपने कम दिखाई है। मान लीजिए टीडीएस था 5 लाख रुपए का, आपने क्लेम कर लिया 5,50,000 का, ज्यादा कर लिया। आपका 50,000 का जो टीडीएस है वो रिफंड नहीं करेगा, बोलेगा कि ये 26 में नहीं आ रहा, इसलिए 50,000 नहीं मिलेगा। तो इंटीमेशन के अंदर अर्थमेटिकल एरर करता है 26A से चेक करके, बस, अभी तो कुछ नहीं है। और कुछ डिस्क्रिपेंसी है, वो आपको डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) के अंदर तहत भेज देता था। ये काम था अब तक। टीआईएस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, 49 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो टीआईएस के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। एआईएस भी ऐसी है, इसके अंदर भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं बहुत सारी। आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, कोई लेडीज है, उसके हस्बैंड ने 5 करोड़ दिए उसको, उसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, इनकम 0 है। एसएफटी की ट्रांजेक्शंस, कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी परचेज करना, कैश में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड यूज करना, बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो एसएफटी में आती हैं। अभी तक इनसे वेरीफाई आपकी आईटीआर नहीं होती थी, आपके पास सीधा इंटीमेशन आ जाती थी। अब डिपार्टमेंट क्या करता था इन केसेस के लिए? 140 की नोटिस भेजता था आपको, जिसका टाइम 5 साल का हो गया, 3 साल और 5 साल है। भी मैनुअली इन्वेस्टिगेशन होती थी, और जो पॉपअप करता था उसके लिए लिमिटेड स्कोप था। भाई, जब मुझे चेक करना है कि किसी अकाउंट में कैश डिपॉजिट है या नहीं, इसके टीआईएस में नहीं है, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सिस्टम में अपलोड करना पड़ेगा। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मैं देख ही नहीं पाता, मोटी मोटी चीजें देख लेता था मैं। तो जब कभी भी आप देखते होगे आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आया है, तो क्या आता था? कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी परचेज, एग्जम्प्टेड इनकम, इन बेसिक इश्यूज पे आता था। बहुत सारे इश्यूज रह जाते थे, अभी बताऊंगा आगे कौन कौन से इश्यूज हैं। अब एआई बेस में क्या होगा ये समझ लीजिए। अच्छा, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि इसकी सैलरी थी, उसने पूरी 26 से अपनी सैलरी भर दी, और सैलरी थी 5 लाख की, और कैश डिपॉजिट था 8 लाख रुपए का, एग्जाम्पल के लिए, और वो टीआईएस में रिपोर्ट भी नहीं हुआ। तो क्या होगा? उसकी इंटीमेशन प्रोसेस होती थी, उसका 8 लाख रुपए कोई पूछने वाला था नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन में जाता था। अगर मैनुअली पकड़ में आ गया तो आ गया, अदरवाइज क्या हो गया? बच गया, क्योंकि ना तो टीआईएस में आया और ना ही इंटीमेशन में पकड़ा गया वो। तो यहां दिक्कत आती थी, वहां जरूरत पड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब इसमें फायदा तो होगा, हम प्रोफेशनल का काम भी बहुत बढ़ेगा, और टैक्स पेयर की हैरेसमेंट भी होगी। कैसे? मैं समझाता हूं कैसे। अभी क्या है, आईटीआर का 26A से चेक कब हो रहा था सिर्फ, अब साथ में इसका स्कोप बढ़ जाएगा टीआईएस, एआईएस और एसएफटी से। इसे जो लिख रहा हूं उसी से कह रहा हूं मैं। यानी कि पहले जो इंटीमेशन 26A से आती थी, अब आपकी आईटीआर प्रोसेस करते वक्त जो आईटीआर फाइल करी है, वो आपकी टीआईएस, एआईएस और एसएफटी इंफॉर्मेशन भी चेक होगी। यानी कि अगर कैश डिपॉजिट बंदे का दिखा 8 लाख वाले का, अगर टीआईएस में नहीं भी है, या उसका 10 लाख से ऊपर का कैश दिख रहा है, तो उसी टाइम उसको एक क्लिक करेगा नोटिस के लिए, और उसके पास 143(2) का नोटिस आ जाएगा, सेक्शन सिक्योरिटी का,
143(2) का। अच्छा, इसमें फायदा क्या होगा? फायदा बता देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता था 3 साल 4 साल, और 5वें साल में हमारे पास नोटिस आता था। किसी सैलरी पर्सन का कैश डिपॉजिट है 5 साल पहले, तो उसका 5 साल बाद नोटिस आता था। ना तो उसके पास बैंक स्टेटमेंट होती थी, ना उसको याद होता था कैश कहाँ से है। कई केस में तो पर्सन की डेथ हो जाती थी, उसके लीगल हेयर पे नोटिस चलता था कि आपके फादर ने ये कैश जमा कराया, इसको एक्सप्लेन करो। कैसे पॉसिबल है ये? क्रेडिट कार्ड वाले, क्रेडिट कार्ड 5 साल पहले क्रेडिट कार्ड यूज करा हुआ है, 5 साल बाद उसका आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट नहीं था। अब क्रेडिट कार्ड टीआईएस में दिखाई देगा, एसएफटी में आ रहा होगा, और आपके आईटीआर से हैंड टू मैच हो जाएगा। आपके पास एक इंटीमेशन जनरेट होगी, इंटीमेशन आएगी कि आपकी इतनी ट्रांजेक्शन सही क्या है, इसके बारे में वेरीफाई करो, बताओ हमें। और जब आप उसको सही से नहीं बता पाओगे, 133(6) में नोटिस आए या ऑनलाइन आए एसएफटी के थ्रू, तब आपके पास सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। तो आपका जो केस है कम से कम 1 साल पहले का ही होगा, तो आपके पास डिटेल अवेलेबल होगी। ये फायदा है। नुकसान क्या होगा ये मैं बताता हूँ। अच्छा, बैंक की ट्रांजेक्शन कंपेयर करेगा वो एआई? आंसर है नहीं। अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कंफर्म कर सके। एग्जांपल के लिए, कोई यूपीआई कर चुका है 5 करोड़ की अपनी बैंक स्टेटमेंट में, और बैंक वाले ने कोई फ्लैग उसमें नहीं लगाया सस्पिशियस का या किसी भी तरह का भी, और उसने अपनी आईटीआर भरी 7 लाख रुपए की, एग्जाम्पल के लिए। तो कोई भी ऐसा अभी भी मैकेनिज्म नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना ही एआई में है, जो इस चीज को पकड़ सके। क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जब तक इनकम टैक्स को रिपोर्ट नहीं होंगी या कहीं ना कहीं सीबीडीटी के किसी पैनल में नहीं आएंगी, उसको एआई वेरीफाई नहीं कर पाएगा। एआई डाटा को कलेक्ट तो करता है, एनालाइज ही तो करता है। जब तक डाटा उसके पास पहुंचेगा ही नहीं, तो एनालाइज कैसे करेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि खूब यूपीआई करो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करो, खूब आरटीएस करो, ध्यान रखना आगे आ जाएगा ये। अच्छा, कैसे काम करेगा एआई ये बताता हूँ, सीक्वेंस में एग्जांपल बताऊंगा। फिर सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेगा। कहां से कलेक्ट करेगा? 26 टीआईएस, एआईएस, एसएफटी, और आपकी जो लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल करी हुई आपने, वो सबका। पहले ये मैकेनिज्म नहीं था कि लास्ट ईयर की आईटीआर को भी ले रहा है, पिछले 5 साल की आईटीआर को वेरीफाई करेगा। जो सिस्टम है उसको रिस्क देगा, स्कोर करेगा रिस्क को, कि इस आईटीआर को भरते वक्त इसको स्कोर दे दिया उसने अलग अलग पैरामीटर्स पे, रेशियो के पैरामीटर्स पे, कैश डिपॉजिट क्या, एसएफटी पे, आईटीआर फाइल करी पिछले साल 5 साल का जीपीएनपी क्या था, उसको एक स्कोर कर देगा हर एक आईटीआर को। उस स्कोर के बेस पे, जैसे हम कहते हैं ना 10 में से 10 नंबर मिले हैं, इसका मतलब हाई रिस्क हो गया। तो क्या होगा? फ्लैग कर देगा, उस आईटीआर को फ्लैग कर देगा कि ये हाई स्कोर है, हाई रिस्क है, और ऑटोमेटिक रिव्यू सिस्टम में चला जाएगा वो। और ऑटोमेटिक क्या होगा? आखिरी चरण में चौथे नंबर पे आपके पास 143(2) का नोटिस आ जाएगा। फायदा बस यही है कि पिछले साल का डाटा अवेलेबल होगा, नॉलेज होगी, एक्सप्लेन कर सकते हो, ये फायदा है। अब एग्जाम्पल पे आता हूं मैं। आप हमेशा जानते हो मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ, और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कैसे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा। अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। और जितना हो सके सब जगह इसको शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, क्योंकि अब एआई से कई सारे नोटिस बाढ़ आने वाली है। तो अगर हम आईटीआर ठीक से भरेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो बहुत हद तक हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे, और एक्सप्लेनेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स भी जरूर रखें। जल्द मिलने वाली वीडियो में, तब तक नमस्कार।